अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इंजरी इज अ कंडीशन इन विच डिजनरेशन ऑफ द एक्सॉन टेक प्लेस बट द शीथ ऑफ द नर्व रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है? ये जनरल टर्म होती है, किसके लिए होती है? किसी भी नर्व ऑर्डर डिसऑर्डर या डिसफंक्शन के लिए। ये स्पेसिफिक टाइप नहीं है इंजरी की। न्यूरोप्लेक्सी है, इसमें क्या होता है? टेम्परेरी कंडक्शन होती है तो ब्लॉक कर देती है, रिकवरी इसमें इनकम्प्लीट होती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन ही है। अगला हमारे पास ऑप्शन सी है, एक्सोनोटोमोसिस। इसमें क्या होता है? एक्सोनल डैमेज हो जाता है, वेलेरियन डिजनरेशन अकर होने लग जाती है, और जो कनेक्ट किसके थ्रू? और जो कनेक्टिव बट द कनेक्टिव शीट जो होती है ना, वो रिमेन क्या रहती है? इंटैक्ट। एक्सोनल डैमेज और वेलेरियन डिजनरेशन अकर हो रही है पर कनेक्टिव टिश्यू शीट क्या? रिमेन इंटैक्ट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस scenario इसके बेस पर क्या होगा? ऑप्शन सी। कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी नर्व इंजरी जो जिसमें डिजनरेशन ऑफ एक्सॉन टेक प्लेस हो रहा है? तो नाम से पता चल रहा है, तो ऑप्शन सी में हमारे पास ऑलरेडी एक्सोनल डैमेज हो रहा है। अगला हमारे पास है, ये हमारे पास लिया गया था न्यूरो एनाटॉमी से। ठीक है, अगला हमारे पास है MCQs when elevating forearm muscle, the therapist asks the patient to flex the elbow with the forearm in a neutral position. Which of the following muscle is a therapist evaluating? ठीक है, पहले हमने पोजीशन क्या? सुपिनेशन में है, पाम अप, बाइसेप ब्रेक क्या मोस्ट इफेक्टिव होगा? एल्बो फ्लेक्सर इज मोस्ट इफेक्टिव एल्बो फ्लेक्सर। प्रोनेशन का मतलब क्या होता है? सुपिनेशन का मतलब होता है पाम अप, प्रोनेशन का मतलब पाम डाउन। ब्रेकियलिस कंट्रीब्यूट क्या करता है? स्ट्रॉन्गली। न्यूट्रल में क्या होता है? थम्स अप की पोजीशन होती है। ब्रेकोरेडियलिस इसमें हमारे पास प्राइम फ्लेक्सर होता है। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? स्मॉल मसल असिस्टिंग एल्बो एक्सटेंशन इसमें हो रही होती है। बाइसेप्स ब्रेक क्या है? ऑप्शन बी है। इसमें क्या होता है कि ये फ्लेक्स कर रहा होता है एल्बो को, और बेस्ट किसमें? सुपिनेशन में। ब्रेकियोरेडियलिस क्या है? ये मेजर एल्बो फ्लेक्सर है न्यूट्रल पोजीशन में, तो उसने हमारे पास पहले मेंशन करते हैं वो कि कौन सा पेशेंट किसमें है? फोरआर्म इन न्यूट्रल पोजीशन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। और ये हमारे पास पाइनोजोलॉजी की बुक से लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिनेरियो बेस्ड MCQs है इधर। 56-year-old man present to the clinic after 1 month of right forearm pain. Physical therapist test a muscle that does flexion, pronation, and supination the forearm, and it insert into the distal radius. Which of the following muscle is being assessed in this case? 56-year-old मैन है, फोर आर्म में पेन है, टेस्टेड मसल उसका डस्ट मतलब की है, कौन से फ्लेक्शन होती है फोर आर्म की, असिस्ट क्या करता है? प्रोनेशन और सुपिनेशन को। इंसर्शन इसमें क्या हो रही है? डिस्टल रेडियस की। पहला ऑप्शन है ब्रेकियलिस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्बो फ्लेक्सर है, तो इसमें इंसर्ट होता है किसके ऊपर होता है? ये अल्नर ट्यूबरोसिटी पर होता है, पर रेडियस पर नहीं होता, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगला है बाइसेप्स ब्रेक, इसमें क्या होता है? एल्बो फ्लेक्स होती है, पावरफुल सुपिनेटर है। ठीक है, इसमें भी इंसर्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पर, बट डिस्टल नहीं है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ट्राइसेप्स ब्रेक, क्या है? इसमें प्राइमरी एल्बो एक्सटेंसर्स होते हैं, और ये इंजर्ड कहाँ पे है? ओलिकेरानल और फैलना ऑफ अल्ना पे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्रेकोरेडियलिस। इसमें क्या होता है? ये फ्लेक्स करता है एल्बो को, और स्पेशली किसमें होता है? न्यूट्रल पोजीशन में। असिस्ट क्या करता है? फ्रॉम ब्रिंग असिस्ट में करता है क्या? फोर आर्म मिड पोजीशन में ले जाते हैं, कहाँ से? सुपिनेशन और प्रोनेशन पे। और इंजर्ड कहाँ होते हैं? लेटरल सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस। तो उसका हमें ऑलरेडी बता दिया कि इंजर्ड कहाँ हो रहा है? डिस्टल रेडियस, तो नाम से ही पता चला डिस्टल रेडियस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या? ब्रेको रेडियस, क्योंकि ब्रेको रेडियस एक निमोनिक मतलब रिकॉल के लिए बता रहे, ब्रेको रेडियस में लेटरल सरफेस पर इंसर्ट होता है, ठीक है, डिस्टल रेडियस के। जबकि ट्राइसेप्स में हमारे पास इंसर्ट होता है ओलिकेरानल फलना पे, बाइसेप में हमारे पास इंसर्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पर, और ब्रेकियालिस में हमारे पास इंसर्ट कहाँ हो रहा होता है? अल्नर ट्यूबरोसिटी पर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, और ये हमारे पास एनाटॉमी की बुक से लिया गया है। अगला MCQ is a scenario based, a 22-year-old patient with a weak shoulder flexor. The physical therapist decided to give him some exercise to strengthen the shoulder flexor muscle in standing. Which of the following plan of the motion is the most appropriate to do these exercises? ये जो प्लेन वाले MCQs हैं, ये हमने ऊपर पहले ऑलरेडी तो डिस्कस कर लिए, तो उनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सैजिटल प्लेन। उसने कहा शोल्डर, तो उसने रिकॉल मूवमेंट में उसने बताया कि शोल्डर फ्लेक्शन होती है, रेजिंग आर्म फॉरवर्ड। इसमें मेन फ्लेक्सर्स क्या है? एंटीरियर डेल्टॉइड क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक्टोरल मेजर। प्लेन ऑफ द मोशन में हमारे पास सैजिटल प्लेन, फ्रंटल और ट्रांसवर्स आ जाता है। ट्रांसवर्स में हमारे पास रोटेशन होती है, फ्रंटल में साइड टू साइड मोशन मतलब अबडक्शन एडक्शन होती है, सैजिटल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो इसमें एनालिसिस हमने किया तो फ्रंटल में अबडक्शन एडक्शन हो रही है, तो नहीं। सैजिटल में क्या होती है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उससे मैं ऑलरेडी बता दिए कि वीक उसके क्या? शोल्डर मसल, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी कोरोनल है, ट्रांसफर में रोटेशन है, कोरोनल का तो सेम फ्रंटल प्लेन की तरह होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, और ये हमारे पास काइनेटोलॉजी की बुक से लिया गया है।
MCQ 16 है, which of the following is the primary aim of the physical therapy profession? लेवल ऑफ प्रिवेंशन हेल्थ केयर में प्राइमरी प्रिवेंशन क्या करते हैं? प्रिवेंटिंग डिजीज, ये हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। उसमें भी ये प्राइमरी टर्चियरी सेकेंडरी प्रिवेंशन का ब्रेक एमसीक्यूज आया था। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है? प्रिवेंटिंग डिजीज या इंजरी बिफोर इट अकर्स। आपको इंजरी होने से पहले हम वो चीज प्रिवेंशन कर लेते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह। सेकेंडरी प्रिवेंशन में कहते हैं अर्ली डिटेक्शन होती है और प्रमोट ट्रीटमेंट, जैसे स्क्रीनिंग या अर्ली रिहैब आफ्टर इंजरी। टर्चरी में क्या होता है? रिड्यूस करते डिसेबिलिटी को, रिस्टोर करता फंक्शन को। और ट्रांजिशनल जो है, इसका मतलब क्या है? नॉट पार्ट ऑफ द क्लासिक प्रिवेंटिव, इसका लेवल का पार्ट ही नहीं है। तो फिजियोथेरेपी का मेन कंसर्न क्या होता है? रिहेबिलिटेशन के साथ रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन, रिड्यूस क्या करना? डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ द लाइफ, डिजीज या इंजरी जो भी अकर होती है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ये हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज से लिया गया। ठीक है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज क्लासिफाइड एज अ येलो फ्लैग? ये हमने PT2 की बुक से लिए हुए हैं, सबने पढ़ा होगा। अगर रेड फ्लैग क्या होती है? इसमें सीरियस पैथोलॉजी होती है और अर्जेंट रेफरल चाहिए होती है। एग्जांपल में जैसे हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा, ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या ब्लैडर या बाउल डिस्फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। येलो फ्लैग्स क्या होता है? साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर, तो जो कब होते हैं दैट में डिले कब होते हैं? रिकवरी और कंट्रीब्यूट क्या करते हैं क्रोनिक पेन में, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी या लॉ जॉब सेटिस्फेक्शन वगैरह। इसमें वैसे आपकी मतलब वैसे ही ब्लू और रेड फ्लैग्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ होते क्या है, ताकि अगर इस तरह का कोई और MCQ आ जाता है तो आपको पता हो कि ब्लू फ्लैग्स क्या होते हैं। ब्लू फ्लैग्स क्या होते हैं? ये वर्क रिलेटेड बिलीफ्स होते हैं इसमें, जैसे कि थिंकिंग वर्क, कि वर्क के बारे में थिंक करना और वर्सन इंजरी हो जाना। ठीक है। ब्लैक फ्लैग्स क्या होते हैं? सोशो ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास वर्क प्लेस बैरियर्स आ सकते हैं, कंपनसेशन इश्यूज आ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास फ्लैग मैंने डिस्कस कर दिया, वो ऑप्शन नहीं है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है जो हमने येलो फ्लैग में पढ़ा है, तो अगले ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें पता चल गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। अगला हमारे पास है MCQs, which of the following is the main aim of the acute respiratory distress syndrome? ये फिजियोलॉजी की बुक से लिया गया है MCQs। ठीक है। इसका ये है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। इसका मतलब यह होता है कि स्वेयर या एक्यूट लंग इंजरी हो जाना, जिसमें क्या होता है? हाइपोक्सीमिया या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है? इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन हो जाती है। किसकी वजह से? एल्वुलर डैमेज की वजह से या फ्लोइड फिल्ड एल्वुलाई की वजह से। रिड्यूस क्या करते हैं? लंग की कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट फोकस क्या है? एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेशन। ऑप्शन है हमारे पास है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ है, ये इंपॉर्टेंट होता है कंफर्ट के लिए, बट ये प्राइमरी एम नहीं है ARDS का। पेशेंट कंफर्ट हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? स्पोर्टिव होता है और सेकेंडरी लाइफ सेविंग ऑक्सीजनेशन होता है। रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी रेट, टैकेपीनिया जो हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, तो इसकी एम क्या है? ऑक्सीजनेशन। ये भी रिड्यूस नहीं करता डायरेक्टली। ऑप्शन 4 में हमारे पास क्या? रिमूवल ऑफ द रिटेंट सिक्रीशन, ये हेल्पफुल किस्मत है COPD। जो ARD है वो नॉट प्राइमरी सिक्रीशन है, बट ये एल्वोलाई कैपिलरी इंजरी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेशेंट कंफर्ट है। ठीक है। बाकी इसका फर्दर जो होगा, ये आपका टास्क है कि आपने देखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन बनता क्या है, या ऑप्शन बी है या नहीं है, और आपने फिर मुझे कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो है विच ऑफ द नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस पेन? ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है बायो फीडबैक। ये हेल्प क्या करती? बायो फीडबैक, फीडबैक ये हेल्प करती है पेशेंट को गेन अवेयरनेस या कंट्रोल करती है उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। समटाइम यूज क्या करते हैं? क्रॉनिक पेन, बट मोस्ट कॉमन क्या होती है? पेन मोडालिटी के लिए। अलग EMG जो होती है हमारे पास, EMG हमारे पास होती है, इसके क्या होता है? डायग्नोस्टिक टूल होता है। ये क्या करते हैं? मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ये ट्रीटमेंट नहीं है पेन के लिए। तीसरा हमारे पास EMS है। ठीक है। ये भी कॉन्टैक्ट मसल के लिए यूज होता है, बट इसमें पेन रिलीफ, इसमें भी टेम्परेरी। पर बाकी टेंस, टेंस हमारे पास वो टेंस क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है। टेंस में क्या होती है? स्पेसिफिकली डिजाइन ही पेन रिलीफ के लिए किया गया है। तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोथेरेपी पेन रिडक्शन के लिए, जिसकी वजह से पेन रिड्यूस हो सकता है, वो हमारे पास है ऑप्शन डी, टेंस। और ये हमारे पास फिजियोलॉजी बुक की बुक से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद काउंट होगा, मुझे पता होना चाहिए कि साइड का लॉजिक क्यों देगा। अगला हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है। बोन, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन या स्केलेटल मसल। बोन क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, सपोर्ट या प्रोटेक्शन को, ये ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी एनर्जी। स्टमक क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन करवाना, ठीक है, ये भी रोल नहीं कर सकता कन्वर्टिंग एनर्जी को मूवमेंट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी नहीं हो सकता कि ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। लास्ट ऑप्शन है स्केलेटल मसल, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं एटीपी को ड्यूरिंग इसमें क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो हमने कन्वर्ट क्या करना है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी स्केलेटल मसल। जो एमसीक्यू 19 था ना, वो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का था, ठीक है, ये 20 जो है ये फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 21, द यूज ऑफ द फिजिकल एजेंट हीट ट्रांसफर और फ्लो ऑफ द थर्मल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन टेक्निक यूज बाय द फिजिकल थेरेपिस्ट। What is the form of the heat transfer when a cold pack is applied? रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के अलावा ट्रांसफर हो जाना हीट का। कंडक्शन क्या होती है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है, इसमें हॉट पैक कोल्ड पैक वगैरह आ जाते हैं। कन्वेक्शन क्या होती है, हीट ट्रांसफर किस होती है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ द मीडियम। कन्वर्जन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट के अंदर। तो हमारे पास रेडिएशन का एनालिसिस में देखा जाए, मतलब मैं आपको समझाने की, रेडिएशन का होता है कि कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नीडेड नहीं होता तो कोल्ड पैक नहीं होगा। कंडक्शन में हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नीडेड होता है तो कोल्ड पैक और स्किन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। कन्वेक्शन का क्या है, वो ये हीट ट्रांसफर कर देते किसी भी मूवमेंट और मीडियम के थ्रू, और कंजर्वेशन क्या है, ये एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला हमारे पास है MCQ number 20. Which of the following is the ideal temperature in degree centigrade for the hydrocollector to avoid the burn? हाइड्रोकोलेटर यूनिट क्या होती है, मेंटेन क्या करते हैं, हॉट पैक्स को, और किसके लिए, एट द सेफ थेरेप्यूटिक रेंज। इसका टेम्परेचर कितना है, आइडियल टेम्परेचर इसका है 71 to 79, ठीक है। और दिस इज हॉट इनफ फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, बट सेफ कितना होता है, 6 to 8 टॉवल लेयर्स टू अवॉइड बर्न्स। 6 से 8 टॉवल्स के लेयर्स रखने, तब हाइड्रोकोलेटर लगाना ताकि बर्न्स ना बने। पहला ऑप्शन उसने मैं बता दिया 40 to 49, तो टू लो, बहुत कम है। 50 to 59 है स्टिल बिलो इफेक्टिव थेरेप्यूटिक हीट, स्टिल बिलो। 70 to 79 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड है सेफ रेंज के लिए। और 90 to 99 की तो बहुत ज्यादा हाई है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला हमारे पास उसने सिनेरियो बेसिक एमसीक्यूज दिया हुआ है कि आफ्टर 48-year-old पेशेंट विद pelvic floor muscle weakness treated by physical therapy agent to increase muscle power, which of the following therapy agent is used, ठीक है। ए हमारे पास टेंस, बी इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, इंटरफेरेंशियल। इसमें देखा जाए ना तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ कोई भी नहीं था, ठीक है, मैंने वैसे नीचे बैठ कर करते, करेक्ट मोडेलिटी इसमें नहीं है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथनिंग है तो अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है, NMES, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या फ्रेडी टाइप करंट, बट इसमें हमें उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए और ये ऑप्शन अगर पहले मेंशन किया हुआ तो आपने इसको करेक्ट करना, अगर ये नहीं दिया हुआ तो आपने ऑप्शन डी जो है ना, इंट्राफेरेंशियल, आपने उसको मार्क कर देना। क्योंकि सबको पता है टेंस पेन रिलीफिंग के लिए, पेन रिलीज के लिए काम होता है कि रिड्यूस करते हैं पेन को। इंफ्रारेड है तो वो सुपरफिशियल हीट को प्रोवाइड करते हैं, इंक्रीज कर देता है सर्कुलेशन के। अल्ट्रासोनिक है तो ये मेनली किसके लिए, तो डीप हीटिंग के लिए। और इंटरफ्यूजन ये मीडियम फ्रीक्वेंटी करंट है, ये भी पेन रिलीफ और सर्कुलेशन के लिए हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन वैसे कोई नहीं था, करेक्ट ऑप्शन ये न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन था। बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम लेजर? कैंसर टिश्यू, इन्फेक्टेड टिश्यू, एपिलेप्टिक पेशेंट या पोस्ट ट्रॉमेटिक जॉइंट डिसऑर्डर। कैंसर टिश्यू क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है, लेजर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बाकी इन्फेक्टेड टिश्यूज है, ये भी रिकमेंडेड नहीं होते क्योंकि इसमें हीट एनर्जी का वर्सन इन्फेक्शन हो सकता है। एपिलेप्टिकल पेशेंट है तो लेजर थेरेपी इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। पेशेंट्स का तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जॉइंट डिसऑर्डर, इसमें क्या होती है, लो लेजर थेरेपी होती है, जो हेल्प किसके लिए, किस लिए कर रहे होते हैं, जिसमें हम रिड्यूस करते हैं पेन को, इम्प्रूव करते हैं सर्कुलेशन को, प्रमोट क्या करते हैं, टिश्यू की हीलिंग। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन, कैंसर्स और एपिलेप्टिक पेशेंट तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, बाकी इन्फेक्टेड ऑप्शन बी और डी, डी रह जाते हैं। और इन्फेक्टेड है तो इसका भी क्या है कि इसमें हीट जो है वो वर्स इन्फेक्शन दे सकती है लेजर के थ्रू। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। आज की वीडियो का हमारा सबसे लास्ट एमसीक्यूज ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज मोर prone to cause congenital deformities? सबसे पहला क्वेश्चन है हिप, मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसमें कंजेनिटल डिसलोकेशन हो जाती है हिप की। अच्छा, तो नाम से पता चल जाएगी किसकी कॉमन साइट कौन सी, कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो नहीं है इसमें कंजेनिटल डिसलोकेशन होती है नहीं की, और ये रेयर है कंपेयर टू हिप।
एंकल है तो इसमें CTEV क्लब फुट जो होता है, कंजेनिटल टेलिपस एक्वेनायरस क्लब फुट जो होते हैं वॉकर होते हैं, और इसमें हिप की डिफॉर्मिटी मोर प्रोन होती है। इसके अलावा शोल्डर है तो इसमें कंजेनिटल डिसलोकेशन किसका जाएगी, शोल्डर की, जो क्या क्या है एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, तो इसके में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज के हमारी इंपॉर्टेंट MCQs और उनकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव एडिशन हुआ होगा। आप सबके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, DSC एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर स्टडी और फोकस्ड रिवीजन करते रहेंगे तो सक्सेस आपके करीब है। तो आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचाई जा सके या पहुंच सके। याद रखें, जो मेहनत करता है वही सक्सेस हासिल करता है। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर DHA रिकॉल एग्जाम MCQs।